अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार मैं गुलजार अहमद। मैं असद जैफर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर किताब से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड रीडर्स वर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन ब्राजील, पीएम मोदी सेड। देखते हैं सबसे पहले वीडियो कि ब्राजील में हो क्या रहा है और पीएम मोदी का क्या बयान है। देखते हैं वीडियो, फिर देता है अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 8 जनवरी को जो ब्राजील में हुआ है, जो दृश्य ब्राजील से आए हैं, ये देखकर पीएम मोदी समेत दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स एक ही स्वर में कह रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं ब्राजील की सिचुएशन को लेकर। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, डीपली कंसर्न्ड अबाउट द न्यूज ऑफ राइटिंग एंड वैंडलिज्म अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन ब्राजीलिया। ब्राजीलिया कैपिटल है ब्राजील की और यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। इनका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट का जो पैलेस है, हर जगह लोग अटैक कर रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। और ये देखकर पीएम मोदी ने कहा है कि मैं बहुत चिंतित हूं। सेम बात बोली है जो बाइडन ने कि मैं कंडेम करता हूं जो असॉल्ट हो रही है डेमोक्रेसी पर। और आगे आप देखोगे दुनिया भर में जो भी मेजर डेमोक्रेसीज हैं उनके वर्ल्ड लीडर्स ने सेम बात बोली है, चाहे इमानुएल मैक्रों हो, जस्टिन ट्रूडो हो, इवन ट्विटर के आज के समय जो चीफ बन चुके हैं इलॉन मस्क, इन्होंने भी कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग हैं ब्राजील के ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने मैटर्स रिजॉल्व कर पाए। ना पहली बात तो ये समझ लो कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो है कहां पर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ब्राजील। ब्राजील साइज में इंडिया से बहुत बड़ा है, आबादी में काफ़ी छोटा है। जहाँ पे इंडिया की आबादी बताया जा रहा है कि अब 135 करोड़ के आसपास है, ब्राजील की आबादी 22 करोड़ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। 22 करोड़ लोग कम नहीं होते। और ब्राजील आप अगर देखें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी भी है। ब्राजील G20 का भी पार्ट है और ब्राजील आपको ब्रिक्स कंट्रीज में भी मिलेगा। तो आप कह लीजिए एक प्रॉपर मल्टीलैटरल कंट्री है जिसके अच्छे रिलेशंस हैं चाइना, रशिया और यूएसए दोनों के साथ। और ब्राजील के गवर्नेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्राजील में आपको मिलेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी बात को लेकर आज के समय ब्राजील में हिंसा हो रही है कि एक नेता के सपोर्टर्स जो करंट लीडर है ब्राजील में उनको अटैक कर रहे हैं और पूरे कैपिटल में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो सारा इशू है ना, ये शुरू हुआ था अक्टूबर 2022 के इलेक्शंस में। अब वैसे मैं आपको बता दूं ब्राजील एक बहुत ही पैशनेट कंट्री है। ब्राजील में पहली बात तो स्पेनिश बोलते नहीं है ये लोग पोर्टुगीज बोलते हैं। तो काफ़ी बार हम इंडिया में उनके मीडिया को इतना कंज्यूम कर नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। मगर ब्राजील में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा पैशन के साथ लड़े जाते हैं। और इंडिया में देखो मैं ये कहूँगा कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जब टाइम आ जाता है देश की केंद्र सरकार में गवर्नमेंट चुनने का, तो आप देखोगे ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये न्यूट्रल हो जाती हैं। एटलीस्ट जो बिल्कुल टॉप टियर ए लिस्ट हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ हैं ये न्यूट्रल हो जाती हैं। ब्राज़ील में ना सिचुएशन ऐसी है कि ब्राज़ील के फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है आज के समय, नेमार, आपको पता होगा बहुत ही फेमस फुटबॉलर है नेमार, ये खुद कूद गए और इन्होंने बोल्सोनारो के सपोर्ट में ये वीडियो डाल दी। यहाँ पर आप देख पाओगे बोल्सोनारो शेयर कर रहे हैं ये वीडियो। इसमें ब्राज़ील की फुटबॉल टीम के कैप्टन कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से आप वोट करो बोल्सोनारो को। तो जहां पर एक तरफ ब्राजील के जो फेमस फुटबॉलर हैं वो कूद गए बोल्सोनारो के सपोर्ट में, जो ब्राजील में एक्टर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कूद गए लुइस डे सिल्वा के सपोर्ट में। तो इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ अक्टूबर 2022 में। बहुत ज़्यादा क्लोज इलेक्शन था। आप इमेजिन करके देखो इंडिया में भी अब जिस टाइप का जो स्टैचर फुटबॉलर्स का है ब्राज़ील में, हमारे यहाँ क्रिकेटर्स का है। इमेजिन करके देखो कि जनरल इलेक्शंस में हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर नेमार के स्टैचर के ये कह रहे हैं कि आप इसको वोट करो, कोई एक्टर कह रहा है आप इसको वोट करो, उनका फैन बेस डिवाइड हो जाएगा। तो ब्राज़ील में भी ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा करीबी इलेक्शन था और इन दी एंड रिजल्ट ये आया कि लुइस डा सिल्वा को मिले 50.90% वोट, बोल्सोनारो को मिल गए 49.10% वोट। बिल्कुल एक छोटे से मार्जिन से बोल्सोनारो हार गए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। बोल्सोनारो जो वैसे ही ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा कि मैं जी ये रिजल्ट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। और यहीं पर ना डेमोक्रेसी टूट जाती है। लोग काफी बार कहते हैं कि एक कंट्री को जेन्युइनली डेमोक्रेटिक क्या चीज बनाती है। देखो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेसी का ट्रांसफर ऑफ पावर। के चुनाव हो गए, वो डल गए, अब जो पावर में था वो अपनी कुर्सी छोड़ेगा और जो जीत गया वो कुर्सी संभाल लेगा। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ना,
ये आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है डेमोक्रेसी का। ये बराक ओबामा कह चुके हैं कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, कि एक पार्टी जो हार चुकी है वो पावर आगे जो दूसरी पार्टी है उसको देगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हॉलमार्क है एक डेमोक्रेसी का। और यूएसए में मैं कहूंगा कि 2020 के चुनाव से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के बीच में जो हंगामा हुआ था, उस सब को आप अगर छोड़ दो तो इनके यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक आप कह लो लेगेसी चल रही थी, जहां पर जो भी इलेक्शन हारता था वो अपनी हार एक्सेप्ट करता था, चाहे वो कैसे भी हारे। फॉर एग्जांपल काफी बार लोग बात करते हैं सन 2000 के यूएस इलेक्शन के बारे में, जहां पर जॉर्ज बुश लड़े थे एल गोर के अगेंस्ट। इन दी एंड देखो, एल गोर को वोट परसेंटेज में जरा मिले, मगर इलेक्टोरल कॉलेज और एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ना बिल्कुल बाय द थिनेस्ट मार्जिन जॉर्ज बुश आगे निकल गए, ये बन गए यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद आपको पता होगा 9/11 हो गया, इराक पे अटैक कर दिया यूएसए ने, वॉर ऑन टेरर, बहुत सी चीजें एक के बाद एक हुई। और आज भी ना यूएसए में कई लोग डिबेट करते हैं इस इलेक्शन के बारे में कि अगर उस वक्त एल गोर अड़ जाते कि नहीं जी मुझे जरा वोट पड़े हैं, मैं असली प्रेसिडेंट हूं, और ये बुश के सामने खड़े हो जाते तो क्या होता। आज भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, बुश वर्सेस गोर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी का अमेरिकन इलेक्शंस में। मगर आप कह लीजिए उस वक्त एल गोर ने डेमोक्रेसी की गरिमा रखी, और ये देखो हमारे यहाँ भी है। मैं यहाँ पे बोलूंगा जो काम ट्रंप और बाइडेन के बीच में हुआ था 2020 के चुनाव में, कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने एक बार को जो कैपिटल हिल है ये कब्जा ली और बिल्कुल अमेरिकन डेमोक्रेसी का मजाक बन के रह गया, हमारे यहाँ एटलीस्ट ऐसे नहीं होता। मैं यहाँ पे ये कहूँगा इसका क्रेडिट जाता है हमारे यहाँ दोनों मेन नेशनल पार्टीज को। हमारे यहाँ देखो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो लोकल लेवल पे लड़ती है, वो काफ़ी बार कह देती है कि धांधली हुई है, ये मशीन सही नहीं है वगैरह, मगर वो लोग भी चुप हो जाते हैं। उनको जब दिख जाता है कि 1-2 महीने के बोलने के बाद कोई सपोर्ट कर नहीं रहा हमारे नैरेटिव को, तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं। बट जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेन लीडर्स हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा एक्सेप्ट किया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनकी इलेक्शन में हार हुई, मनमोहन सिंह जी पावर में आए, मनमोहन सिंह जी की हार हुई, मोदी जी पावर में आए, और ये सिस्टम आगे चलता रहेगा। इंडियन डेमोक्रेसी की ग्रेटनेस है कि हमने ट्रांजिशन ऑफ पावर में कभी वॉयलेंस नहीं किया, आराम से पीसफुल तरीके से नई पार्टी पावर में आई है। नहीं तो आप हमारा पड़ोसी देश देख लो, वहां पर भी आप देखो तो अमेरिका जैसा हाल हुआ था। पाकिस्तान में भी इलेक्शन रिजल्ट पार्टीज एक्सेप्ट करती नहीं है, लास्ट मोमेंट पर वॉयलेंस होता है। अभी 2023 में आपको पता होगा पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ा वॉयलेंस होगा, फिर से यूएसए को घसीटा जाएगा। यहां पर लोग कहेंगे कि यूएस इंटरवेंशन कर रहा है, इमरान खान कुछ कहेंगे, शहबाज शरीफ कुछ कहने वाले हैं। तो बहुत ही कियोटिक साल रहने वाला है ये पाकिस्तान के लिए भी। और जो पाकिस्तान में हुआ, जो यूएसए में हुआ, सेम चीज हम देख रहे हैं ब्राजील में। ब्राजील की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, हर जगह हजारों की संख्या में बोल्सोनारो के सपोर्टर पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी जिस आदमी को मैं सपोर्ट करता हूं वही बनेगा ब्राजील का प्रेसिडेंट, और इलेक्शन में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और इसलिए आपने देखा होगा दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स अलर्ट हो गए, क्योंकि देखो अगर ब्राजील में सरकार प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, दंगे हो जाते हैं, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है ना, तो ये दुनिया भर में डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। उसके अलावा एक डरावनी बात ये भी है कि दुनिया भर में और देश हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो काफी अपॉर्चुनिस्टिक हैं, वो चाहती है कि सत्ता उनके हाथ में आ जाए, वो भी कल को ऐसा कर सकती है जैसे बोल्सोनारो कर रहे हैं आज के समय ब्राजील में। तो इसलिए वर्ल्ड लीडर सब कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एक देश में डेमोक्रेसी गिर जाएगी। और आप नोटिस करोगे इस पूरे इंसिडेंट में ना रशिया बिल्कुल चुप है, चाइना बिल्कुल चुप है। वो दोनों देश लिटरली हंस रहे हैं ब्राजील पर कि ये कंट्री प्रॉपरली डेमोक्रेटिक वैल्यूज फॉलो नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, जितना मैंने जियो पॉलिटिक्स को स्टडी किया है, दुनिया भर में कंट्रीज की गवर्नेंस सिस्टम को स्टडी किया है, एक डेमोक्रेसी में रहना एक प्रिविलेज होती है और उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबका रोल है कि हम इंश्योर। ये वाकई में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ब्राज़ील जैसे मुल्क के लिए, अमेरिकन कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा धचका है कि देखें अब चाहे जीता है, थोड़े मार्जिन से जीता है, थोड़े मार्जिन से जीत तो गया, उसकी आप जीत को एक्सेप्ट करें और उतर जाएं अपने कुर्सी से। यार ये कुर्सी का नशा भी बड़ा अजीब है। अच्छा एक ना ये डेमोक्रेसी की माना ये समझ लें कि कमी देख लें या जो भी देख लें, मुझे यही डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी कमी नज़र आती है। जब ट्रांसमिशन होती ना, ट्रांसफ़र होना होता है पावर का एक जमात से दूसरी जमात में, सबसे मुश्किल काम ये होता है
क्योंकि जो पावर में होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि जो वो मजल लूट रहा है पावर में रहकर वो किसी और को ट्रांसफर हो जाए। तो आफ्ताब इकबाल का मुझे वो बात आज भी याद आती है, जब ये ट्रांसमिशन होनी होती है या जब भी सियासत की बात होती है तो मुझे उनका ये कॉल याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई आकर, पूरी दुनिया आकर, सारे लोग आकर मेरे गले में हाथ डालकर ये कहें कि आपके लिए कुर्सी तैयार है, आप डेमोक्रेटिकली आप जीत के यहाँ सियासत में आए तो आप जीत जाएंगे या आप जीतने वाले हैं, तो मैं फिर भी कभी भी मैं सियासत में नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा ये इतनी गंदी और दलदल है। उन्होंने कहा तो मैं इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ कि हकीकत बात है। तो रुखसार भाई वो ना उनका जो मार्जिन है ना वो बहुत कम है। बहुत जैसे बहुत इमरान कम खान है। साहब को हमारे पाकिस्तान, वो प्रशांत साहब आखिर में यही बता रहे थे कि जो दंगे हो रहे हैं हमारे यहाँ, इधर इमरान खान साहब पर हमला भी हुआ और इमरान खान साहब जीते हुए थे तो हमारे अमेरिका के कहने पर वो इधर फसाद हुआ और इमरान खान साहब को निकाल दिया। अवामी राय तो बाहर में चली गई ना। तो बिल्कुल। यही बात है कि जो उसके सपोर्टर हैं, उसके वो हुकूमत में मौजूद थे, जो हारे थे थोड़े से मार्जिन लुला डी सिल्वा में जीते हैं ना, तो हाँ, दूसरा लुला वो डी थे सिल्वा दूसरी अपोजिशन थी ना, गसूर की सन की क्या नाम था, वो तो अजीब सा हुकूमत नाम में रहकर वो भी यही बात आपकी है ना कि वो कुर्सी का नशा नहीं ना, हाँ वो जी। नहीं बाहर रह हालांकि सकता। फिर माइनर सा है फर्क है। तो उसने कहा कि ये तो बंदे सतन से ये जीते। मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये जो सियासतदान है कुर्सी के लालच में, आपका इस दंगों से ब्राजील में पता नहीं कितना नुकसान नुकसान होगा। होगा, बिल्कुल सही है। तो आप पाकिस्तान में नहीं देख रहे कि पाकिस्तान किधर का किधर चला गया, कहाँ पहुंच गया। एक कुर्सी की खातिर पाकिस्तान को तबाह कर दिया इस शहबाज शरीफ ने और सारियों पार्टियों ने। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब हर बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ मुल्क स्टेबल हो, वो मुल्क का तबाह। पाकिस्तान में तो सीधी सी बात है ना, अब ये इलेक्शन करवाएं बिलफर्ज ये इलेक्शन हार जाते हैं, नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाते हैं। अच्छा मेरी ये बात है रुखसार भाई, कभी भी पाकिस्तान में कोई भी पार्टी जीतती है ना, दूसरी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो कभी भी जीता नहीं है। किया, कभी भी नहीं तो किया। ये भी एक खामी है डेमोक्रेटिक पाकिस्तान रही कहाँ पर है, यहाँ पर सदारती निजाम की बजाय तो ज्यादातर तो लगा है मार्शल लॉ मार्च नहीं लगा रहा है। तो इस वजह से ये भी काफी नुकसान हुआ है मुल्क को। ये क्यों नहीं मानते एक दूसरे के, वजह सिर्फ दुनिया के लालच। तो इंडिया की जो है डेमोक्रेसी, उसका तो ये बड़ा हुस्न है हाँ कि दूसरी जी। पार्टी जो है अभी तक वो accept- उधर मार्शल ही नहीं लगा भाई, कभी नहीं लगा। ये भी तरक्की का राज है कि एक जो हुकूमत है वो दूसरी को और एक्सेप्ट भाई करती है। दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री समझी जाती है ना, वो इंडिया ही है। इंडिया को समझा जाता है। इन बातों से ही माना जाता है ना कि दूसरी जो पार्टी है वो थोड़े तो खदशात होते हैं, अपोजिशन के होते हैं, तो अब तो वो कभी भी हुकूमत ने जो है ना इलेक्शन वोटेज नहीं किया कि ये इलेक्शन नहीं ठीक हुए। अगर एक दो माह होता भी है तो जब उसके सपोर्टर नहीं वो होते, भी छोटी पार्टी जो सूबों के लेवल की है ना वो पाती इस है, तरह मसला बनाती है। बड़ी दो पार्टी है वो कभी भी नहीं उसने। और भाई इंडिया की तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है ना कि भाई पिछले 8 साल से तो मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं। अब वो 2024 में उनका भी इलेक्शन है, इंडिया का भी 2024 में, तो 2024 में भी मेरे ख्याल में मोदी जी की पार्टी जीतेगी, चाहे मोदी जी शायद प्रेसिडेंट रहे या ना रहे। मुझे लगता है बीजेपी, अब उनके सामने टक्कर की कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। मैं ये करता हूँ बीजेपी को ऐसा ना डिफॉल्टर ना मार जाए कि उसको भाई कोई भी नहीं हराए। इंडिया में कोई टक्कर देने में कोई पार्टी है ही इंडिया नहीं। की आवाम है उसको भी अपना मान चुकी है लीडर मोदी साहब को, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ना दुनिया में सियासत होती है काम से। अब एक लीडर आता है ना तो वो काम करता है, आवाम को मुतासर करता है। यहाँ पर सियासत होती है पैसे की। इतनी बेगैरती देख लें अवाम की। मैं हुक्मरान तो होंगे ही बेगैर, तो मैं अवाम की कहता हूँ। मैंने देखे लोग एक शराब की बोतल पर 10-10 वोट डालते हैं। तो जो इंडिया में है ना मोदी साहब को वोट डाल रहे हैं उसके काम की वजह से डाल रहे हैं। उन्होंने एक मुल्क को सोना बना दिया है, पूरे वर्ल्ड में सोने की चिड़िया बना दिया है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम इस वक्त चल रहा है और हर चीज मेक इन इंडिया पर मोदी साहब का विजन है कि हमने हर चीज मेक इन इंडिया बनानी है। वो तो टूरिस्ट के लिए कह रहे थे। एक उनकी मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आप जब उन्हें मुल्क जाते हैं तो आप उधर काम भी करें, तो साथ ये आप एक समय का समझ लें कि आपका ये भी काम है, आपके जिम्मे ये भी है कि आप अपने साथ 4-5 लोग लेकर आए ब्रूने मुल्क से।
उन कंट्रीज के, उनको और दावत दें। दिखाएं, उनको दावत दें और अपने मुल्क को प्रमोट करें टूरिस्ट के लिए। तो देखें देखो हाँ, कितनी अच्छी 5-10 सोच है साल के बाद गुप्तार आपका भाई। मुल्क कहाँ जाएगा। गुप्तार भाई कितनी हाँ अच्छी जी, सोच ये है, विजन अपने मुल्क लीडर के लिए, देता है। अपनी अवाम के लिए कितनी अच्छी सोच है। ये अवाम का लीडर ही अवाम को ये विजन देता है। अवाम को ये जेल में बात नहीं थी कि ये भी हमने इस तरह भी करना है। ये लीडर की बात होती भाई। यार ये भूखमरी तो है ना, मैंने अभी ये खान साहब की हुकूमत में एक बात बहुत पॉजिटिव देखी थी कि वो पहले आपने बात की कि हम टेररिस्ट माने जाते थे, तो उन्होंने जब वो बात की टूरिस्ट के हमारा हिसाब से ये दोनों मुल्क बहुत हसीन हैं, बाहरी लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर तो फिर भूखमरी तो असल में भाई मसला ये है कि ये जब तक पाकिस्तान में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कम नहीं होंगी, पाकिस्तान में तो अब कोई भी नाम भी नहीं लेना चाहता, और दुनिया के सबसे चौथा या तीसरा नंबर बुरा तरीन जो पासपोर्ट वो पाकिस्तान का है। इससे और ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है। और इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और उधर डेमोक्रेसी तसलसल से चल रही है, यही उनकी तरक्की का राज है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।